10th question. What is the effect on the net assets if cash is received from debtors of 50,000? डेटर से 50,000 रुपये मिले हैं तो नेट असेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज? और कोई आंसर किसी का नो चेंज के अलावा? सर डेटर भी एसेट होती है और कैश भी एसेट होती है, एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है, इसीलिए नो चेंज। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है नेट एसेट्स में चेंज, और मैं यहाँ पर नेट की जगह फिक्स लिख देता हूँ। ये बताइए फिक्स एसेट्स में क्या चेंज है? तो अब बताइए आंसर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? राइट कीजिए, वो समझ के आंसर देकर क्वेश्चन लगाए माइंड के अंदर क्या होना चाहिए। इंक्रीज और कोई आंसर? डिक्रीज। नो चेंज सही है, समझ ध्यान से। छोटा सा रिकैप लेते हैं सर। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट एंड अदर, व्हाट इज करंट एसेट? लाइफ जिसकी मोर देन 12 मंथ्स हो, ऐसे आइटम को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। जिनकी लाइफ 12 महीने से कम हो उनको कहते हैं करंट एसेट्स। अब इसमें ये मत सोचना कि जिसको मैंने सामान बेचा डेटर उसकी लाइफ 12 महीने से कम है तो वो मर जाएगा 12 महीने से कम। यहाँ पे लाइफ से मतलब है कि हमारी बुक्स के अंदर इतने दिन का, कि मैंने आज उसको सामान उधार बेचा तो 2-3 महीने में उधार चुका देगा, 2-3 मंथ में उसकी अकाउंट, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी हमारे बुक्स में, इसलिए वो करंट एसेट है। समझ पा रहे हैं जी बात को? तो अब देखिए डेटर पैसा दे गया हमको, तो डेटर नाम की एसेट कम हो गई और कैश नाम की एसेट बढ़ गई, ऐसे तो हुआ। तो फिक्स्ड एसेट में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। कौन सी आइटम आगे की कोई आइटम आई नहीं, फिक्स्ड एसेट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए नो चेंज आंसर। समझ आ रही है बात? तीसरा क्वेश्चन, what is the change in current assets, increase or decrease or no change? नो चेंज। नो चेंज बिल्कुल सही है। तो सही है, नेट असेट्स का क्या मतलब हुआ? नेट का मतलब सब कुछ मिला कर टोटल, क्योंकि इसमें कुछ चेंज है ही नहीं, तो टोटल चेंज और उसमें चेंज बराबर ही आएगा। ठीक है जी? हाँ जी सर अगर किसी ने लोन लिया हो तो फिक्स्ड एसेट में आएगा। बात करते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, चैप्टर 6 पर आ जाते हैं 1 मिनट के लिए पहले। जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक की ट्रांजैक्शन दे रखी है और हमें सबसे पहले 2 अकाउंट ढूंढने हैं इसमें से। कौन कौन से 2 अकाउंट मिलेंगे बताओ? लोन टेकन फ्रॉम बैंक और कैश। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो इन जनरल हमें कैश नहीं मिलता, वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, इसलिए मैं कैश की जगह बैंक ले रहा हूँ। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट है। बैंक से लोन लिया इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट किया गया। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि सर बैंक लोन क्या फिक्स्ड एसेट है? तो पहला सुनो बात कि फिक्स्ड एसेट बनने के लिए उसको एसेट तो होना चाहिए, वो तो एसेट नहीं है कि नहीं? मैं आपसे पूछूं कैपिटल फिक्स्ड एसेट है तो वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। ठीक है?
लायबिलिटी में भी ऐसी कैटेगरी होती है कि लॉन्ग टर्म वाली, इसे नॉन करंट कहते हैं, और शॉर्ट टर्म वाली जिसे करंट कहते हैं, उसमें भी 12 महीने की लाइफ है। अब पूछ सकते हो सर ये बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है कि नहीं है? तो अब लॉन्ग इन जनरल बैंक से जब लोन लिया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, इसे नॉन करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट करंट इसकी दर्जा ना बहुत लीस्ट है हमारे 11th के कोर्स के, बहुत ज्यादा है 12th के कोर्स के। रीजन समझने की कोशिश करो सर। 11th क्लास में जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप, दुकानदार, सिंगल ओनर। एक सिंगल ओनर कितना पैसा लगा सकता है बिजनेस में? एक लिमिटेड पैसा लगा सकता है। इसके यहाँ उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन चेक करना है? मान लीजिए यहाँ पर कोई दुकान है, गुप्ता जनरल स्टोर, कोई दुकान है, आप उसकी बैलेंस शीट बना सब कुछ बनाता है, तो आप क्यों देखोगे उसके अकाउंट? क्यों इंटरेस्टेड होंगे उसके अकाउंट को? देखेंगे नहीं उसके अकाउंट। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए उसके अकाउंट्स के अंदर इतनी बारीकी से एक चीज को बांटना, कैटेगरी करना ये जरूरी नहीं है। हमारे अकाउंट्स में पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जब आप कंपेयरिंग 12th क्लास के बाद आपको समझ में आएगी कि 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप में, 12th क्लास में कंपनी और पार्टनरशिप के अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन के काफी डिफरेंसेस हैं। प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई प्रेजेंटेशन की, उसके दो रीजन है। पहला, जो प्रोप्राइटर है, बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, वो इतना क्वालिफाइड अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एक चीज परफेक्शन के साथ करे। दूसरी बात, उसको नीड भी नहीं, कौन अकाउंट चेक करने आ रहा है। और जहाँ कंपनी की बात होगी सर इन्वेस्टर अकाउंट सारे चेक करेंगे, तो वहाँ क्वालिफाइड अकाउंटेंट प्रॉपर सारे फॉर्मेट के साथ बनाए, तो एक नॉन करंट इसकी कैटेगरी जो है थ्योरेटिकली के लिए 11th के कोर्स में कुछ क्वेश्चन में कैटेगरी नहीं करते, 12th में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कैटेगरी करते हैं। पता होनी चाहिए कौन सी लायबिलिटी कौन सी किस कौन सी कैटेगरी के अंदर आए। ठीक, तो इसका आंसर हो गया जी, नो चेंज हो गया इसका आंसर। 11th क्वेश्चन पर आ गए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट तो फॉलो होना ही चाहिए हर एक के अंदर। इनमें से कोई एक ऐसे ट्रांजैक्शन है जो डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं करता। कैसे पता लगाओगे जी? हाँ जी, कौन सा बताया आपने? बी। बी ऑप्शन किस बेस पर बताया बताइए? क्योंकि सर यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोन भी लेते हैं तो उसमें लायबिलिटी आती है, एसेट तो वो कैश हो गया। बैंक में जो आगे वो एसेट होती है लेकिन वो लायबिलिटी है, पर यहाँ पे दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो रहा। जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था कि बैंक से लोन लिया, मैंने लिखा था बैंक एसेट इंक्रीज लेवल, बैंक लोन लायबिलिटी इंक्रीज लेवल, क्रेडिट, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है, एक डेबिट और क्रेडिट। सर सी ऑप्शन करेक्ट है। सुनिए, आपको इसका आंसर कैसे देना, हम अभी क्या कर रहे हैं तुक्का लगा रहे हैं कि शायद ये ठीक सा लग रहा है मुझे, ये होगा, ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट रूल बताऊंगा चाहिए। कैसे करेंगे सर? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन वन एसेट। अब मुझे बताओ एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट दो। इंक्रीज इन वन एसेट में लिख दो डेबिट। कॉमा के बाद लिखा हुआ है डिक्रीज इन अदर, किसी और एसेट में डिक्रीज हो रहा है, एसेट में डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वहां पे क्रेडिट लिख दो। अब एक ही ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट मिल गया तो डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो गया। ये काम सारे ऑप्शंस में करो, खुद से करो, यही वाला काम सारे ऑप्शन में खुद से करो। जिस ऑप्शन में आपको दो डेबिट मिल जाएं तो वही डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं करता, या फिर किसी ऑप्शन में आपको दो क्रेडिट मिल जाएं तो वो भी डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं कर रहा। मिल गया आंसर, ऐसे आंसर मिल गया। सर सी में डिक्रीज एसेट हो रही तो आप क्रेडिट लिखना चाहिए। हाँ, तो दोनों क्रेडिट होगा तो डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं हो रहा इसके अंदर, तो ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ रहे हैं जी, इंक्रीज इन बोथ लायबिलिटी एंड एसेट। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हुआ? इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, वहां पे क्रेडिट लिख लो, और एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट। एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया।
सी ऑप्शन डिक्रीज इन वन एसेट मतलब क्रेडिट, डिक्रीज इन अदर मतलब क्रेडिट। तो दो क्रेडिट हो गए, दो एस्पेक्ट फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर है। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा ऑप्शन दो एस्पेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, दो क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा। पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन, इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट। एक डेबिट एक क्रेडिट हो गया, फॉलो, ऐसे आंसर देना। दो डेबिट हो सकता है तो फॉलो नहीं कर रहा फिर वो, मतलब दो एस्पेक्ट फॉलो तभी करेगा जब डेबिट एक क्रेडिट होगा। पेज क्वेश्चन नंबर 12 पेज 17। 12th क्वेश्चन पर आ गए जी हम। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, जितना डेबिट होगा उसके इक्वल क्रेडिट होगा। ये स्टेटमेंट कौन सा कॉन्सेप्ट, दो एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा 12th क्वेश्चन में इक्विवेलेंट में और इक्वल में क्या फर्क हुआ? इक्विवेलेंट में सर इक्वल मतलब हम दोनों को एक बराबर रखते हैं, और इक्वल होता तो सब बिल्कुल मेजरली इक्वल होते हैं। फर्क समझ नहीं आया। सर इक्वल में फर्क होता है, एक मिनट कंप्लीट करें। इक्वल में जैसे कोई नंबर हो गया 10 दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हम आरएचएस और एलएचएस को दोनों कंपेयर करते हैं। आप बताएं सुनिए सर, एक एसेट बढ़ी 10,000 से और एक लायबिलिटी बढ़ी 10,000। एसेट बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, दोनों का अमाउंट इक्वल है। दिस इज इक्वल नॉट इक्विवेलेंट। आगे सुनो, सर एक एसेट बढ़ी है 10,000 से, एक लायबिलिटी बढ़ी 6,000 से, एक और लायबिलिटी बढ़ी 4,000 से, दो लायबिलिटी बढ़ी, अमाउंट इक्वल नहीं, लेकिन डेबिट इक्विवेलेंट है क्रेडिट है। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है जी बिल्कुल एज इट इज, कॉपी पेस्ट। इक्वल का मतलब टोटल इन टोटल वैल्यूज सेम रहे, जितना टोटल डेबिट में आना है उतना ही टोटल क्रेडिट में आना है। इसमें भी सर हो सकता है कि दो एसेट, सर एक एसेट बढ़ रही है 2,000 से, एक एसेट बढ़ रही है 8,000 से, एक लायबिलिटी 6 से, एक लायबिलिटी 4 से, इक्वल कुछ भी नहीं लेकिन इक्वल है। सही। 13th क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। एज पर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट जो होती है वो लायबिलिटी के इक्वल होती है। Which of the following equation will be true if Edu starts a business with 5,50,000 and then buy goods worth 1,50,000 from Gate on credit? So 5.5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और उसके बाद 1.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं उधार में। तो पहले समझते हैं, ये देखिए सर, पहले तो हमारे पास एसेट आई 5,50,000 की और कैपिटल आई 5,50,000। जब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल इंक्रीज डेबिट। उसके बाद सर 1.5 लाख रुपए उधार लिए गुड्स के अंदर, तो एसेट बढ़ेगी 1.5 लाख रुपए से। गुड्स नाम की, कैश नाम की एसेट है, ये गुड्स नाम की एसेट, ये बढ़ी। उधार खरीदा सर, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। स्टॉक एसेट इंक्रीज डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट। ये दोनों ही एसेट है, इसको ऐड करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एसेट 7 लाख रुपए की, लेकिन ये लायबिलिटी है क्रेडिटर वाली और ये कैपिटल, दोनों को क्लब नहीं कर सकता, अलग अलग लिखना होगा। दिस 7 लाख इक्वल्स टू 5,50,000 प्लस 1,50,000। ये क्वेश्चन दिख रही है आपको? तो ये क्वेश्चन कौन से सेटिस्फाई कर रही है, बस ये बताना है।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 पर आ गए जी हम। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 75,000 रुपीज एंड लाइबिलिटी इज 25,000 रुपीज। एसेट्स बताओ। तो सर सिंपल सी बात है कि हमें ये वाली इक्वेशन पता लग गई है और इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल हैं। कोई भी 2 पता हो तो तीसरा बड़ा इजीली निकल सकता है। इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल हैं, कोई भी 2 पता हो तीसरा इजीली कैलकुलेट हो सकता है। बताओ जी फटाफट से आंसर। ठीक, तो कैपिटल की जगह लिख दो 75,000, लायबिलिटीज की जगह लिख दो 25,000, एसेट्स अपने आप मिल जाएंगे बन जाएगा। तो 15 क्वेश्चन पर आ गए जी। रेंट पेड ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस फ्रॉम बिजनेस अकाउंट बाय कैश विल। तो सर ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने घर का किराया पे करा है बिजनेस से पैसा निकाल करके, उसमें से क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए कहता है जी प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट कम होता है एक्सपेंस से, लॉस से। कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। बी ऑप्शन कहता है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रोप्राइटर के घर के खर्चों से हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन कहता है जी कैपिटल कम हो जाएगी। ये सही, सुनो सही कैसे है सर? जब भी ओनर घर से पैसा दुकान में लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, दुकान से पैसा घर लेके जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। सी ऑप्शन सही। डी पढ़ लेते हैं। डी में लिखा है कैश भी कम और कैपिटल भी कम, तो ये परफेक्ट आंसर हो गया। कैश भी तो कम होगा, बिजनेस से पैसा निकाला तो। सर अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो सी टिक लगा देते। ठीक है, डी परफेक्ट आंसर है, डी पे टिक लगाएंगे फिलहाल। 16 पर आ गए जी हम। मिस्टर एक्स परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर 60,000 रुपीज बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ, क्या होता है डाउन पेमेंट? ईएमआई के लिए तो डाउन पेमेंट होता है जो परचेज के टाइम ही पेमेंट की जाए। डाउन पेमेंट इज व्हाट, जो एट द टाइम ऑफ, अगर कोई भी चीज हम इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं तो कुछ अमाउंट, जनरली कुछ अमाउंट हमें परचेज के टाइम ही देना पड़ता है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा होता है। आजकल जीरो डाउन पेमेंट के भी बहुत ऑफर्स वगैरह आते हैं बहुत चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल 4 लाख की मैं कार ले आया और कहते हैं जी 1 रुपया भी नहीं देना, आप कार ले जाओ, बस हर महीने की ईएमआई बन गई, वो पैसे पे करते रहना, डाउन पेमेंट जीरो होगी। ऐसे ऑफर्स वगैरह आते हैं। क्या डाउन पेमेंट किसे कहते हैं? जो परचेज के टाइम ही पे किया जाए। फॉर एग्जांपल 4 लाख की मैं कार खरीद के लाया और मैं कहता हूँ 1 लाख रुपये तो मैं भी दे रहा हूँ, बाकी 3 लाख जाके उसकी ईएमआई बनता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट होगी। अच्छा जी, तो 10,000 रुपये डाउन पेमेंट दी थी, कितना बैलेंस रह गया? 50,000 बैलेंस रह गया। एंड बैलेंस 50,000 साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ बिल्स पेएबल ड्यू इन 50। मैंने बताया था बिल्स पेएबल क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखी थी। समझ लो रिटर्न में हमने दिया कि हम पेमेंट करेंगे, 50 डेज के बाद बाकी 50,000 रुपये देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा ये पढ़ना। पहला ऑप्शन कहता है कि टोटल एसेट 50,000 से बढ़ेंगी, टोटल लायबिलिटी 50,000 से बढ़ेगी। बता डिस्कस करते हैं, जो बताइए। अब आप पढ़ लीजिए सारे के सारे ऑप्शन, तो जिससे पूछूं वो आंसर ऐसे ग्रुप में सब मिक्स करके बोल देते हैं। पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी। सी ऑप्शन। ए सी ए ज्यादा एक ही तरफ है। देखो तो सी ऑप्शन वाले सुनना ध्यान से, एसेट 60,000 से इंक्रीज होगी और लायबिलिटी 50,000 से इंक्रीज हो रही है। क्या डेबिट क्रेडिट इक्विवेलेंट हुआ? चीज वैसे गलत हो गया। मतलब मैं क्वेश्चन भी अगर डिलीट कर दूं ना
और आपसे पूछ लूं कि बताओ चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो भी आपको सीटी नहीं करके आना है ऐसा। सर एसेट 60,000 और लायबिलिटी 50,000, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट फॉलो होता है, ये पॉसिबल सी तो इसलिए गलत हो गया। चलिए ये सही कैसे है सर, ये प्रूव करो। सर डबल एस्पेक्ट तो बी में भी फॉलो हो रहा 50,000 50,000, ए में भी फॉलो हो रहा है 50,000 50,000, लेकिन डी में फॉलो हो रहा है 60,000 60,000। लेकिन लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो है एसेट। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 60,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा, तो एक एसेट इंक्रीज हुई 60,000, डेबिट होगी एसेट इंक्रीज तो डेबिट। उसके बाद 10,000 की डाउन पेमेंट करी हमने, तो एसेट जो है वो 10,000 से कम होगी, डिक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। ऐसा कह देता हूं कि अल्टीमेटली तो सारे के सारे एसेट्स 50,000 से इंक्रीज होंगे अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो। एसेट इंक्रीज तो डेबिट 50,000, और हमने जो 50,000 रुपए रिटर्न में लिख करके दिया कि हम पेमेंट देंगे 50 डेज के बाद, तो रिटर्न में हमने कमिटमेंट करी कि हम पैसा देंगे, कर्जा हो गया हम पर, तो साथ सामान लेकर के आए हैं, लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी 50,000 से इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इससे सही है, एसेट इंक्रीज 50,000, लायबिलिटी इंक्रीज 50,000। बी ऑप्शन सर बिना क्वेश्चन पढ़े आप लोग गलत ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे? इधर देखो बी ऑप्शन में कहता है एसेट इंक्रीज 50,000, तो डेबिट हुआ, और लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज तो क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं, याद करो, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट तो करते हैं। अब दो डेबिट कैसे हो सकते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन तो इसलिए गलत है। ये तो बिना क्वेश्चन पढ़े आप खुद बेसिक लॉजिक से इसको गलत कर देना। लास्ट ऑप्शन डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग तो सही है कि एसेट इंक्रीज 60, लायबिलिटी इंक्रीज 60, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से डी करना। 17 पर आ गए जी, एक्स ने परचेज करा है लैंड 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का चेक दे दिया उसने और बाकी का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन करके दिया है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया जी, आप लोगों को फटाफट से आंसर दे देना। सर सी सबको क्लियर है अच्छे से कि नेट अमाउंट से टोटल एसेट जो बढ़ी है वो 8 लाख रुपए से बढ़ी है और लायबिलिटी भी 8 लाख रुपए से बढ़ी है। सी ऑप्शन सही। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा नाम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पहला, द पॉलिसी ऑफ एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कोई प्रॉफिट होने वाला है भूल जाओ, लॉस होने वाला है तुरंत रिकॉर्ड कर लो। किसने सिखाया है हमें? सी ऑप्शन, कंजर्वेशन ने सिखाया। सेकंड क्वेश्चन, नो इंटरफेरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन ऑफ मेकिंग पॉलिसी फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज ड्यू टू। कौन सा ऑप्शन? डिमेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, बी ऑप्शन, कंजर्वेटिज्म ये है ना, पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन कहता है जी कंजर्वेटिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटीसिपेट लॉसेस बट नॉट। बी ऑप्शन, एंटीसिपेट करना लॉस को लेकिन प्रॉफिट को नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, द रूल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है कि मार्केट वैल्यू और लोअर किसका कॉस्ट हो। कौन सा एग्जांपल किस आइटम का सीखा था आपने कि लोअर लेना है इन दोनों में से एक का? कौन सा एग्जांपल सीखा था बताइए, कौन सी आइटम का एग्जांपल था? बिल्डिंग का था या मशीन का था? मशीन। स्टॉक, याद कीजिए, स्टॉक खरीदा 10 रुपए का, स्टॉक खरीदा 11 रुपए का, मार्केट वैल्यू 12 हो गई, 10 पे रिकॉर्ड करें कि 12 पे रिकॉर्ड करें, जो कम है उस पर। ठीक है ना, स्टॉक का एग्जांपल सीखा था हमने। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, देखो आगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और डैश व्हिच एवर इज लेस। ऑप्शन नंबर डी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर डी नहीं होता तो ए ऑप्शन, मार्केट प्राइस। क्या फर्क है सर दोनों में? ए और डी में क्या फर्क है?
मार्केट में जैसे कल भी वैल्यू कम या बढ़ सकते हैं, नेट जो आज की वैल्यू करंट वैल्यू करंट वैल्यू ये फर्क नहीं फिक्स्ड रहेगी। सर मार्केट प्राइस मतलब जो अभी ऑनगोइंग प्राइस है और ये मतलब जिस पे जिस पे खरीदा था। नहीं ये तो कॉस्ट प्राइस बेस पे खरीदा था। दोनों में डिफरेंस है सेलिंग एक्सपेंसेस का। भूल गया, आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने। तो कार खरीद 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू इसकी 7 लाख रुपए, सेलिंग कमीशन जो एजेंट को देना है 1 लाख रुपए, 7 लाख रुपीस मार्केट वैल्यू है और 6 लाख रुपीस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट कितना रियलाइज होगा, नेट कितना बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, उसे कहते हैं एनआरवी। अगर सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एनआरवी। बहुत आइटम में सेलिंग एक्सपेंस होते ही नहीं, बहुत सारे आइटम्स में सेलिंग एक्सपेंस होते ही नहीं। भाई मैंने अपनी कंपनी में गुड्स बेचने के लिए सेल्समैन रखा हुआ है, तो मेरा सेलिंग एक्सपेंस है, मैं 1000 का सामान दूंगा उसको तो मुझे वो 990 या जितना भी परसेंट कमीशन है काट करके देगा। तो वो सेल्समैन कमीशन नहीं रखा हुआ मैंने, मैं डायरेक्ट सेल करता हूँ कस्टमर को, खुद की वेबसाइट है, खुद की शॉप, सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, तो मेरे लिए मार्केट वैल्यू एनआरवी की बात है। तो इसलिए जो बेस्ट परफेक्ट आंसर है वो तो एनआरवी है, क्योंकि हमारे लिए सोच के देखो ना, भाई कोई कहेगा कार कितने की, तो 6 लाख की तो बोलूंगा उसको, 6 लाख की तो मुझे कार बेचकर। अब ऐसा नहीं हो सकता मुझे मान लो 7 की बेचनी है तो मैं तो इसको एजेंट को 8 लाख बताऊंगा, भाई मुझे 8 लाख की कार बेचनी है, बड़ी 7 लाख बेचे। फॉर एग्जांपल मुझे अपना घर बेचना है, सपोज 50 लाख में बेचना है, मुझे पता कमीशन लेगा एजेंट 2 लाख रुपए, उसे 52 लाख बोलूंगा, मुझे 52 लाख का बेचना है, 52 लाख का बेचना है, तो 2 लाख कमीशन ले जाएगा, 5 लाख मुझे बचेंगे ना। तो फिर इंक्रीज करके हम एक्सपेंस बताएं, अल्टीमेटली हमारे लिए ये जो काम की फिगर है वो है जो एक्सपेंस लेस करने के बाद बेचती है, इसलिए एनआरवी को प्रेफरेंस देते हैं। 6 क्वेश्चन पर आगे जी हम, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज रिजल्ट ऑफ, ये क्या चीज है सर? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका सोचो का थोड़ा है कि सर हमारे पैसे, हमने उधार सामान आज बेचा है लेकिन हमें डाउट है कि शायद पैसा मर सकता है, तो हम इसको आज ही नुकसान रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको इस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, उस नुकसान का नाम ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल। तो डाउटफुल है अभी जो हमें डाउट में शक है कि उनसे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके लिए आज ही पैसे निकाल कर रख लेते हैं, तो ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम पैसा निकालते हैं। 7th क्वेश्चन, डेटर्स 50,000 रुपए की हम 5% प्रोविजन बना रहे हैं, क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है बनाने के लिए? कंजर्वेटिव कह रहा है। 8th क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट। देखो जी क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो आंसर तो मैं पहले देखो था, इस टॉपिक के सारे आंसर सही होने कंजर्वेटिव, क्योंकि टॉपिक ही इसका मीनिंग समझ रहे हैं जी हम, इस मीनिंग से पहले डिस्काउंट समझ रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सिलेबस के अंदर हमारे, फिर ये कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कराऊंगा पहले समझाने से पहले। डिस्काउंट सर 2 टाइप के, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम बल्क डिस्काउंट है, इसका तीसरा नाम क्वांटिटी डिस्काउंट। सुनिए ध्यान से, कस्टमर आया शॉप पर, ये मार्केट कितने का, मैंने कहा 10 रुपए का, वो कहेगा 100 ले लें, मैं कहूँगा 9 रुपए का, वो कहेगा 1000 ले लें, 850 पर आ जाऊंगा। ये जो डिस्काउंट है ना, इसका नाम ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का नाम ट्रेड डिस्काउंट, तो क्वांटिटी पर मिलता है। अब कैश डिस्काउंट क्या चीज़? 99% जो बिजनेस होता है वो उधार में होता है। अगर मैं शॉप पर कस्टमर को उधार देना बंद कर दूँ मेरी सेल बहुत कम हो जाएगी। आईफोन ईएमआई पे बिकना बंद कर दो, सेल 2% रहेगी। आईफोन की 90% से ज़्यादा सेल जो है वो ईएमआई पे, क्योंकि 60,000 रुपये कोई जेब में लेके फ़ोन लेने नहीं जाता, तो पता है अच्छा मुझे फ़ोन लूँगा 4,000 का महीना या 5,000 महीना ईएमआई जाएगी, वो भर लो।
इस हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है। उधार में अगर ना बिके तो बिजनेस नहीं हो पाता, क्योंकि उधार में बेचने का मतलब सर क्या होता है कि हमेशा बिजनेसमैन को पैसे की शॉर्टेज होती है। सारा पैसा उधार में दे देगा तो फिर बिजनेस कैसे करेगा, और सामान लेकर आना और हर चीज भरनी, सैलरी भी देनी है एम्प्लॉइज। कस्टमर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते पेमेंट का। मान लो कस्टमर ने बोला 3 महीने बाद दूंगा जी पैसे, और मान लो वो 3 महीने बाद कहता है जी अभी है नहीं, 1 महीने और बाद दूंगा, तो ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, सामान लेना बंद कर देगा वो हमसे। और दूसरी बात रिस्क भी होता है पैसे भरने का। ऐसे में करना क्या चाहिए, ऐसे में स्कीमें निकाली जाती हैं कि अगर आप थोड़े टाइम के अंदर अगर आप पैसा दे दो, फॉर एग्जांपल तो मैंने आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचा और आपने कहा जी मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, मैं कहता हूँ अभी दे दो, 2000 तुम दे देना, 98 दे देना। दिस डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, फॉर अर्ली पेमेंट। ये भी दूसरा भी ऑफर हो सकता है, क्या थोड़ा ध्यान से सर 3 महीने का उधार दोगे, आपने कस्टमर ने ऐसा बोला होगा, मैं कहता हूँ अभी पैसे दे दो, 2000 रुपये कम दे देना, विद इन 15 डेज पैसे दे दो, 1000 रुपये कम दे दो। ऐसे 2 स्कीमें निकालते, दोनों डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। समझ में आ रही बात? अच्छा, फॉर अर्ली पेमेंट ये समझ लिया जी हमने अच्छे से, ये समझ लिया हमने अच्छे से। अब इसको समझिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये क्या चीज है। तो 2021-22 चल रहा है, इस साल हमने कुछ गुड्स बेचे, सामान बेचा उधार, डेटर्स हो गए 31 मार्च को सपोज 10 लाख रुपए के डेटर्स। सभी डेटर्स को बोला हुआ हमने कि आप डिस्काउंट देंगे आपको हम, अगर आप इतने दिन के अंदर पेमेंट कर जाओगे। तो सपोज हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग 2% लोग डिस्काउंट ले जाते, 2% डिस्काउंट देना पड़ जाता है। 10 लाख रुपए लेने हैं तो लगभग 2% डिस्काउंट पे चले जाएंगे, ये हमें पता है। डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, अभी तो नहीं दिया, ये एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्यूचर के एक्सपेंस को अभी रिकॉर्ड करें या ना करें, टुडेस कॉन्सेप्ट सिखाता है सर, ये बात करना चाहिए। एक्सपेंस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड करें, अंदाजे पर रिकॉर्ड करना, एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है 1 रुपये भी डिस्काउंट ना देना पड़ जाए, हो सकता है इससे डबल देना पड़ जाए, डिपेंड करता है वो सिचुएशन पर। फिलहाल अपने बेस्ट एक्सपीरियंस पर, बेस्ट जजमेंट पर हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन वर्ड तब लगाते हैं जब अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता हो, सर्टेन ना हो, एस्टिमेटेड। प्रोविजन वर्ड ही तभी लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन था जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए जी हम। Edu received 5,000 rupees advance from a customer. He showed this amount as his income. उसने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, उसे इनकम मान ली उसने, तो कौन सा कॉन्सेप्ट उसने फॉलो नहीं किया? कौन सा कॉन्सेप्ट उसने फॉलो नहीं करा? ट्राई कीजिए सभी। एक्रूवल, बिल्कुल एक्रूवल का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। एक्रूवल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? चलो फटाफट से। एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो डी हेडिंग है, उसको लास्ट क्वेश्चन निकालो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन था? एक्रूवल कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन सर ये था कि कस्टमर से एडवांस ले लिया, उसको हम इनकम नहीं मानते, सेल्स नहीं मानते, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? एक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एडवांस कस्टमर से लिया, उसको इनकम मान लिया, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं कर रहे, वॉयलेट कर रहे हैं? एक्रूवल आंसर होगा जी, बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन पर आ गए जी, रीड करेंगे। AC traders purchased goods for 30 lakh and sold 70% of such goods during the accounting year. 70% गुड्स बेच दी
इसका मतलब 30% गुड्स बच गए। 30 लाख का 30% कितना हुआ जी? 3 लाख। ₹9 लाख, ये तो कॉस्ट हो गई। 30 लाख का 30%, ₹9 लाख कॉस्ट हो गई, तो खरीदा हुआ। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज 6 लाख। ये मार्केट वैल्यू है। AC traders valued the closing stock at 6 lakh। 6 लाख पे शो कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही कर रहा है, ना लगा। अरे गलत क्यों कर रहा है? क्लोजिंग स्टॉक किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? जो लोअर हो, है ना? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर। लोअर 6 लाख है, सही करा बिल्कुल, गलत कुछ नहीं करा। लेकिन फिर सर उसे 3 लाख का लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। तो सामान मैंने खरीदा 9 लाख का था, इस सोच से, इस उम्मीद से कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट में उसके डाउन हो गए। तो लिखा हुआ है AC traders valued the closing stock at 6 lakh not at 9 lakh due to the concept of, इस कॉन्सेप्ट की वजह से सिलेक्ट लिखा उन्होंने, बताइए बताइए। एक आंसर कॉस्ट आया है, देखते हैं सही गलत है, बाकी सब आंसर थे। कंजर्वेटिव सही है। कॉस्ट सही क्यों नहीं? कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट्स पे एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म असेट्स पर कंजर्वेटिव एप्लीकेबल होता है कि लोअर पर दिखाया जाए। दूसरी बात, उसने कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहां फॉलो करा? कॉस्ट फॉलो करता तो नहीं लिखता ना, ठीक है ना? कंजर्वेटिव उसने बताया कि लोअर पर रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जी, कंजर्वेटिव सॉरी कंसिस्टेंसी। Question 1 Educate Limited follows the written down value method for depreciating machinery year after year due to। दादा आपको मेथड के दो नाम होते हैं, एक है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड चैप्टर 15 में सीखने रिडक्शन में, दूसरा मेथड है written down value WDV मेथड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंपनी ने एक मेथड फॉलो कर लिया WDV, अब वो हर साल सेम ही मेथड फॉलो कर रही है, तो कंसिस्टेंसी ने सिखाई है ये बात कि एक बार फॉलो करने के बाद उसी को फॉलो करता हूं, तो हर साल चेंज नहीं करना चाहिए बात। तो कंसिस्टेंसी आंसर हो गया, इसका क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन, द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद दैट ऑफ अनदर अकाउंटिंग पीरियड इज पॉसिबल ओनली व्हेन डैश कांसेप्ट इज फॉलोड। कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो ही दो ईयर को कंपेयर कर पाओगे, वरना कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं। सर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है कि हम इतने साल तक ये फॉलो करेंगे पॉलिसी, तभी कंसिस्टेंसी होगी। नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं हर साल चेक की जाएगी। अगर 3 साल तक हो रही है तो कंसिस्टेंसी उसके बाद चेंज होगी तो नहीं। उस साल हम देखो 3 साल तक रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी लिखेंगे, चौथे साल में कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द कांसेप्ट मीन द डैश कांसेप्ट मींस दैट similar items in a set of accounts should be given similar accounting treatment and it should be applied for one period after another। देखो क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली, सर मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन 1 2012-13 और डेप्शन लगा रहा हूं मैं इस पे SLM, हर साल SLM लगाता आ रहा हूं। 2015-16 में मैंने एक मशीन 2 खरीदी, उस पे मैं WDV लगा रहा था, तो कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? फॉलो हो रही है। मशीन 2 तो फ्रेश मशीन है, इस पर मैं कंप्लीटली फ्री हूं कि मैं कोई सा भी मेथड यूज कर सकता हूं, मैं WDV यूज कर रहा हूं, पुरानी मशीन का तो चेंज नहीं करता, वो SLM चलता आ रहा है, SLM में चलता रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर से मशीन 1 पर SLM, मशीन 2 पर WDV, ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं, बिल्कुल फॉलो हो रही है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 1000 में से एक आइटम पे रूल 1 चूज कर लिया तो बाकी के 1000 पर ही रूल 1 ही रहेगा। नहीं, मान लो मैंने पहले 10 आइटम पे रूल 1 यूज कर लिया तो उन 10 आइटम पर रूल 1 ही रहेगा। अगले 10 आइटम पर, अगले 5 आइटम पर रूल 2 यूज कर रहा हूं तो उनका रूल 2 ही रहेगा। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि एक ही रूल सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर टाइप की मशीन की अलग लाइफ होती है, अलग यूज होता है, अलग टाइप का डेप्रिसिएशन होता है, अलग टाइप की लाइफ होती है, तो अलग हर मशीन पे अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार फॉलो कर दिया तो उस मशीन पर कंटीन्यूअस फॉलो। तो एग्जांपल है जी क्लियर कि कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ सिमिलर सेट पर हम सिमिलर अकाउंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हर साल, तो कंसिस्टेंसी की वजह से कर रहे हैं, सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि कंपैरेबिलिटी अगर आप चाहते हो, कंपैरेटिबिलिटी अचीव करनी है, अगर आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते रहो एक से दूसरे पीरियड में, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? कंसिस्टेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द और पहला ऑप्शन कहता है कि सारी कंपनियां सेम इंडस्ट्री वाली सेम प्रोसीजर फॉलो करें। ये जरूरी थोड़ी ना है, कोई ऐसा जो डब्ल्यूडी भी करे, कोई भी कर, पूरी फ्री है जी। ऐसा नहीं कि एयरटेल जो यूज कर रही है वही रिलायंस जियो यूज करे, दोनों फ्री हैं, जो मर्जी यूज कर सकते हैं मेथड। बी ऑप्शन कहता है इनकम एंड असेट्स हैव नॉट बीन ओवरस्टेटेड, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखो इनकम असेट को, तो ऐसा भी कुछ कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं है ऐसी। सी कहता है जी अकाउंटिंग मेथड प्रोसीजर्स used have to be consistently applied year to year, तो परफेक्ट आंसर है कंसिस्टेंसी का। डी ऑप्शन कहता है any accounting method procedure can be utilized, तो गलत हो गया, सी परफेक्ट है, सही। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जी मैटेरियलिटी, जो मटेरियल हो, काम का हो, जो मैटर करे डिसीजन में, जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। क्वेश्चन 1 कहता है कि हम पैसे को लिखना भूल जाते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको, किस कॉन्सेप्ट के दम पर, किसकी वजह से? मटेरियलिटी के दम पर, क्योंकि वो पैसा मैटर नहीं करता हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि छोटी मोटी आइटम जैसे राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? राउंड ऑफ जैसे कि मान ली आपकी ईएमआई बन रही है कार की 29,265 रुपीस 70 पैसे, तो आपसे ईएमआई कितनी नहीं ली जाएगी, इसको 66 बना दिया जाएगा। ये है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि छोटी मोटी आइटम जैसे कि स्टेपलर, कैलकुलेटर, इनको फिक्स्ड एसेट में नहीं दिखाते, जबकि यूज होती है लॉन्ग पीरियड पर। तो जैसे आपको बताया गया था फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? मशीन बिल्डिंग, जो कि मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है। सर कैलकुलेटर की लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है, स्टेपलर की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। लेकिन अगर इसको भी हम फिक्स्ड एसेट्स मानेंगे तो हमारे अकाउंट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। कैसे? तो कैलकुलेटर खरीदा मैंने 400 रुपए का, मान लीजिए 4 साल चलेगा, तो हर साल 100 रुपए डेप्रिसिएशन, 300 रुपए की वैल्यू बची, फिर 100 रुपए डेप्रिसिएशन, 200 रुपए की वैल्यू बची। एक एक आइटम में अगर इतनी डिटेल में काउंटिंग करने लग जाए तो पागल हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारे इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे ये चीज चेक करने में, कितने कैलकुलेटर रखें, कितनी वैल्यू बची। समझ पा रहे हो बात को आप? तो ऐसी आइटम को, जो छोटी मोटी आइटम है जो खास अमाउंट नहीं रखती, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं कि एज एन एसेट रिकॉर्ड ना करके ना एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। इस कैलकुलेटर में 400 रुपए का, तो एक्सपेंस है, एसेट नहीं। अब ये अमाउंट कितना रखना है, 1000 रखना है या 300 रखना है, ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। उसका कंपनी ने रखा हुआ है कि 5000 से नीचे की आइटम को सब एक्सपेंस मानो, एसेट की जरूरत नहीं है। उसका कहीं पे 1 लाख रुपए भी अमाउंट, उसका कहीं पे 1000 रुपए भी अमाउंट, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। Which accounting concepts give the valuation criteria? आइटम को वैल्यू करो, किस एसेट को वैल्यूएशन किस हिसाब पर वैल्यू की जाए, ये बताना है जी हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है जी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न होगी तो फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर, गोइंग कंसर्न नहीं होगी तो कोई एसेट है ही नहीं, फिर तो 2-3 साल में कंपनी बंद हो जानी है, कोई लॉन्ग टर्म एसेट है ही नहीं। तो वैल्यूएशन क्राइटेरिया बताता है गोइंग कंसर्न, सही।
रियलाइजेशन कौन सा, जब एसेट रियलाइज हो जाए तब रिकॉर्ड करें उसको, अदरवाइज रिकॉर्ड ना करें। तो ये बताता है वैल्यूएशन क्राइटेरिया कि वैल्यू कब करनी है। दूसरा है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, एसेट की कॉस्ट कितनी है, परचेज प्राइस इस पे हमने रिकॉर्ड करता है, उस पर वैल्यू किया जाए, तो ये भी बताता है वैल्यूएशन क्राइटेरिया। ये भी सही, तीन ऑप्शन सही है जी, एक आंसर हो गया फिर। बी में कौन सा गलत है सर, डुअल एस्पेक्ट गलत है। डुअल एस्पेक्ट हमें डेबिट कितना क्रेडिट कितना ये बताता है, वैल्यूएशन के लिए नहीं बताता। सी में भी डुअल आ गया और डी में भी कंजर्वेटिज्म में कोई वैल्यूएशन नहीं बताता, इसलिए वो गलत हो गया, ए ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हम, व्हिच कॉन्सेप्ट्स वर्क टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनकम को रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना, एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना, ये कौन कौन सा कॉन्सेप्ट साथ में मिलकर के हमें हेल्प करता है बताने में। कॉस्ट अक्रूवल मैचिंग। इसका आंसर है जी सी ऑप्शन, देखिए एक्रूवल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से क्या होता है, इस पीरियड की इनकम मेजर करेंगे हम, अगले पीरियड की नहीं। पीरियोडिसिटी इनकम मेजर करने का बता रहा है, मैचिंग भी बता रहा है जी इनकम मेजर करने का कि इसी साल के रेवेन्यू को इसी साल के एक्सपेंस से मैच करो तो प्रॉफिट सही आएगा। एक्रूवल कौन सा बता रहा है जी, जो रेवेन्यू अर्न कर लिया उसको इनकम मान लो, जो एक्सपेंस इनकर हो गए उसको एक्सपेंस मान लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। सी ऑप्शन सही हो गया जी। बताइए कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होते हैं। सी ऑप्शन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, सी ऑप्शन सही है जी। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। सी। कंजर्वेटिव फंडामेंटल नहीं होता, बेसिक नहीं होता, प्रिजम्पशन नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, 1 से लेके 5 तक 5 आइटम दे रखी है और हमें इसमें से छांटना है कि कौन कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। सर बी ऑप्शन। तो बी में लिखा है जी 1 3 4, 1 में है एक्रूवल सही है, 3 में है कंसिस्टेंसी, सॉरी 3 में गोइंग कंसर्न सही है, 4 में है कंसिस्टेंसी सही। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म नहीं है, मैचिंग नहीं है, तो सेकंड और फिफ्थ नहीं, बी ऑप्शन आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी हम, इफ नथिंग इज रिटन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स about the 3 fundamental assumptions, then it could be presumed that follow या नहीं follow है, कुछ भी नहीं लिखा तो बी ऑप्शन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो फॉलो हो रहा है, मतलब जो चीज लास्ट ईयर थी वही अभी। सिंपल सी बात है, आज की क्लास ऑफ हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला तो अब ये प्रिज्यूम करोगे सर नेक्स्ट क्लास 5 बजे है ना, तो नथिंग मेंशन, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वही चीज फॉलो होती आ रही है जो पहले से फॉलो होती आ रही है, ठीक है, बी ऑप्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ और क्वेश्चंस हैं, पढ़ते हैं पहला। 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ गया है, चैप्टर 1 में इसका सेकंड क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी। Contingent liabilities are shown in footnote of the balance sheet as per which concept? Contingent liabilities का सोच लीजिए पहले। कंपनी पर सर कोई केस चल रहा है, एग्जांपल है इसका, कंपनी पर केस चल रहा है, हो सकता है पैसा देना पड़ जाए अगर हार गए तो, पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर जीत गए तो, एक ऐसी लायबिलिटी है, इसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं, जो इवेंट पर कॉन्टिजेंट है, डिपेंड, व्हिच इज हैपनिंग, डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऐसे लायबिलिटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब हम ऑडिटर्स जो होते हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं, जो इन्वेस्टर को हमें इन्फॉर्म करना हमारा काम होता है, ये हमारी ड्यूटी है कि अपनी रिपोर्ट के अंदर हम उसको मेंशन करेंगे, कंपनी पर एक केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें कंपनी को इतना पैसा देना पड़ सकता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने सपोज लाखों रुपए रिलायंस कंपनी के अंदर लगा रखे हैं, तो उस कंपनी को भी फाइनल रिपोर्ट आएगी या जो भी ऑडिटर रिपोर्ट साइन करके देगा उसको मैं भी पढ़ूंगा, मुझे लग रहा है कोई नेगेटिव थी तो मैं शायद पैसे निकालूंगा इस कंपनी से,
पॉजिटिव रिपोर्ट है, सब कुछ सही है, तो मैं पैसा लगाए रखूँगा या और लगाऊंगा। तो रिपोर्ट इसलिए काम की चीज़ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फुट नोट्स के अंदर मतलब कि जहाँ बैलेंस शीट, जहाँ फाइनल अकाउंट है ना, उसके नीचे मेंशन होती है इसके बारे में कि देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी अबाउट दिस, इस तरीके से। तो ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की वजह से। डिस्क्लोजर कहता है कि हर चीज़ को डिस्क्लोज करके चलो, कोई चीज़ छोड़ नहीं दी। बी ऑफ फोर्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। A firm has reported a profit of rupees 1,47,000 at the end of the financial year after taking into consideration the following amount। एक से लेके 4 तक। पहला सर क्वेश्चन को मांगा और लास्ट में लास्ट में क्या है? उस लास्ट में लिखा होगा व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो सुनिए नहीं ध्यान से। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि अभी हमारा प्रॉफिट ये आ रहा 1,47,000 प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद हमें टोटल 4 मिस्टेक मिली। अब इस मिस्टेक को पढ़ो और इस सही प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना। समझ रहे हो बात को? अब आप लोग मुझे बताएंगे प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। कुछ दिमाग लगा माइंड लगा। हमारा जो 1,47,000 का प्रॉफिट है ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, 4 मिस्टेक हैं पता लगी है, और हमें करेक्ट प्रॉफिट जानना है। ऑप्शन पर हमें पता नहीं कि ये 23,000 बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगा ना। The cost of an asset 23,000 rupees has been taken as an expense। माइनस प्लस वैसे ट्राई करते हैं समझने की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 23,000 रुपीज की हमने सपोज कार खरीदी और हमने ये सुन लिया, अकाउंट ने ये सुन लिया गलती से कि कार की रिपेयरिंग पे खर्चा किया और उसने 23,000 को एक्सपेंस लिख दिया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कॉस्ट को ट्रीट कर लिया एज एन एक्सपेंस, ये लिखा हुआ। तो सोचो इस वजह से, इस मिस्टेक की वजह से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट घट गया होगा या बढ़ गया होगा? घट गया होगा, कम हो गया होगा। अब हमें क्या करना? अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट को लेना है, उसको रियल प्रॉफिट पे लेके जाना, करेक्ट प्रॉफिट पे लेके जाना। उस एक्सपेंस को हटाएंगे तभी तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। एक्सपेंस को हटाएंगे कैसे? माइनस हो चुका ऑलरेडी, अब प्लस कर दो। समझ लो, मतलब ये जो प्रॉफिट है 147 का, इसमें ऑलरेडी 23,000 रुपीज माइनस हो चुके हैं बाय मिस्टेक। इसको ठीक कैसे करेंगे? 20,000 प्लस करेंगे। समझ आ रही है ये बात? तो प्लस होगा 23,000 रुपीज, अगला है 12,000। फिर से माइंड लगाना है। तो आंसर आप लोगों के गलत हो रहे हैं तो टेंशन ना ले, सर हमें अकाउंट पढ़ने नहीं पड़ रही। आपका काम है सिर्फ ट्राई करना, अपना बेस्ट माइंड लगाना। जब करेक्ट आंसर मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग स्टार्ट होगी यहीं से। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। द पार्टनर एंटिसिपेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 ऑन द फ्यूचर सेल ऑफ अ कार शोन एज एन एसेट इन हिज बुक्स। बताइए क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस। एक आंसर माइनस आया है, और कोई आंसर? कुछ नहीं करना, एक आंसर यह है, और कोई आंसर? कुछ नहीं। दो का आंसर कुछ नहीं। माइनस करना है, इसको समझते हैं क्यों? तो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि हमारे बिजनेस, हम जो अकाउंटेंट है इस बार वो पार्टनरशिप में अकाउंटेंट है। तो एक पार्टनर ने बोला एक जो कार रखी हुई है इसको मैं बेचने वाला हूँ, क्लाइंट बैंक से बात हो गई है और 50,000 रुपए की कार है, 62 में बिक जाएगी, प्रॉफिट होने वाला 12,000। इसको रिकॉर्ड कर ले। पार्टनर ने फोर्स करा अकाउंटेंट को, रिकॉर्ड करवा लिया प्रॉफिट 12,000 रुपये, कार बिकने वाली, अब तक बिकी नहीं है। एंटिसिपेट करना प्रॉफिट मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड कर लेना। हालांकि कंजर्वेटिव ने मना कर रखा है, लेकिन पार्टनर ने रिकॉर्ड करवा दिया। अभी कैसे मना कर देंगे हम, जॉब से निकाल देगा। तो ऐसा हो गया है। तो 12,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया था हमने, इस वजह से जो 1,40,000 प्रॉफिट अब एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ होगा,
अब ठीक करने के लिए उसे घटाएंगे, माइनस करेंगे। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है सर, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक हो गया, उसको हटाना है तो फिर बढ़ा दो। कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक हो गया, इसके प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अब घटा दो। ठीक है, तो माइनस होगा ये। क्लियर? बैकवर्ड पढ़ते हैं। सैलरी ऑफ 7,000 पेपर इन द फाइनेंशियल ईयर हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। बताइए, प्लस के माइनस से इग्नोर, माइनस एक आंसर माइनस आया है, कुछ नहीं करेंगे, आंसर ये आया, प्लस आंसर आ रहा है। प्लस का आंसर आया है, माइनस, माइनस करेक्ट है। मुझे बताइए सैलरी एक्सपेंस होता है कि रेवेन्यू? एक्सपेंस। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंस लिखना भूल गए, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसी साल की हमें सैलरी देनी थी, उसको तो हम लिखना ही भूल गए, नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर एक्सपेंस लिखना भूल गए सर हम, उसको ठीक कर लेते हैं, एक्सपेंस लिख लेते हैं। या ऐसा कह लो सर एक्सपेंस लिखना भूल गए, इस वजह से गलती से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अगर एक्सपेंस लिखना भूलेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उस वजह से प्रॉफिट गलती से बढ़ गया होगा। अब ठीक है तो घटाएं, ठीक है, क्लियर हो गई बात, माइनस होगा। चलिए नेक्स्ट 4 पॉइंट कहता है एन एसेट ऑफ 85,000 रुपीज was purchased for 75,000 rupees and was recorded in the books as 85,000 rupees. तो ये यहाँ से पहले मिस्टेक है भी है या नहीं है समझते हैं। एक 10 लाख रुपए की कार आपको 2 लाख रुपए में मिल जाती है, आपने 2 लाख रुपए में खरीद ली होगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? गलत, प्रॉफिट कभी भी परचेज पे नहीं होता, समझ लीजिएगा। प्रॉफिट कभी भी परचेज पे नहीं होता, प्रॉफिट 0। मैंने कार खरीदी 2 लाख रुपए की, मैं लिखूंगा कार एसेट इंक्रीज डेबिट 2 लाख, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 2 लाख, दैट्स इट, कोई प्रॉफिट नहीं। जब मैं इसको बेचूंगा तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कंपेयर करूंगा, तब बताऊंगा प्रॉफिट है। तो परचेज के टाइम कभी प्रॉफिट नहीं, समझ आ गई बात? सर हमने एक चीज़ क्या सीखी, हमने सर ये चीज़ सीखी कि जब हम इस चीज़ को खरीदते हैं तो जितना हमने पे करा अमाउंट उस पर रिकॉर्ड करते हैं, भले वो हो कितने रुपए की। दूसरा एग्जांपल, सर एक 10,000 रुपए की कार मैंने 2 लाख में खरीदी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 10,000 में रिकॉर्ड करूंगा कि 2 लाख में रिकॉर्ड करूंगा? 2 लाख। मेरी कॉस्ट 2 लाख है, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड ना प्रॉफिट ना लॉस। तो हम आगे बात इसमें जब बेचेंगे तब कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का लॉस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक 85,000 रुपीस की एसेट है, वो मैंने खरीदी है 75 में, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 85, ऐसा होगा। 10,000 minus 4. An asset of 85 was purchased for 75 and was recorded in the books as 85. मतलब परचेज करी 75 में, लेकिन 85 में रिकॉर्ड होता है। बताइए प्लस या माइनस? अब आंसर है जी कुछ नहीं। सुनो ध्यान से, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले वो बेच 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंस। एसेट का रोल नहीं होता, कैपिटल का रोल नहीं होता, लायबिलिटीज का रोल नहीं होता, रोल होता है सिर्फ 2 चीजों का, रेवेन्यू और एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने भी ये सिखाया,
करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर एक्सपेंस से मैच करोगे तो प्रॉफिट सही है। अब मैं एसेट को मैं 75 की जगह 85 लिखूं, इसका तो कुछ इंपैक्ट पड़ा ही नहीं होगा प्रॉफिट पर, समझ रहे हो बात को? एसेट की वैल्यूएशन का कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है प्रॉफिट पर। मैं बिल्डिंग को 10 लाख की जगह 11 लाख लिख दूं, प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, कोई चेंज नहीं आना, ठीक है? यहाँ पर हो गया नो चेंज। तो बताइए फाइनल आंसर क्या बैठेगा? 23 प्लस होना है और 19 माइनस होना है, अल्टीमेटली 4 प्लस होना है, तो 151 बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए आंसर, कैलकुलेशन वगैरह। तो 1 2 3 4 की आ गई, साइन बना लो आप। जैसे फर्स्ट पॉइंट के आगे प्लस का साइन, सेकंड पॉइंट के आगे माइनस का साइन, थर्ड पॉइंट के आगे माइनस का साइन, फोर्थ पॉइंट के आगे नो। डन जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए जी हमारे इस चैप्टर के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आगे देखना।